की टीम से भाई अक्षय नरवाल जी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप आइए प्लीज़ बैठिए थोड़ा सा। और बाकी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा जो पीछे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज़ोर से बोलना पड़ेगा और मैं आज अवॉइड करना चाह रहा था ज़ोर से बोलना। प्लीज़ आ जाइए, आगे की कुर्सियाँ खाली ना हो, पीछे की कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ जो पास वाली कुर्सियाँ हैं सबसे आगे, क्योंकि आपसे कनेक्ट होना है। आपके बच्चे की बात है, आपसे जुड़ा नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं। आइए प्लीज़ आगे आ जाइए जितना आगे हो सकता है। मैं इस सेशन के बाद हाँ अच्छी बात है। लेफ्ट या राइट इसका आवाज़। हाँ, इस सेशन के बाद मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का शिक्षा को, स्कूल को, अपने बच्चे को और गांव को देखने का नज़रिया बदलेगा। मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। यदि मैं ऐसा कर पाया, यदि ऐसा हो पाया, आवाज़ इसकी, तो आज का सेमिनार सक्सेसफुल माना जाएगा। और अगर नहीं तो हम कोशिश करेंगे अगली बार हम इससे बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। ये जो वीडियो है ये आपको एक चैनल है नीडर इंडिया, उस पर मिल जाएगी। तो वीडियो बनाने पर ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए, बात सुनिए, कनेक्ट रहिए बस। आप कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत सारा मटेरियल मिलेगा अभी तो आपको। वीडियो नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए एनी हाउ, क्योंकि बात हम बच्चों पे करने आए हैं और स्कूल के प्रांगण में हम खड़े हैं, दो बातों से शुरू करेंगे। और आप इसे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आवाज़ हो रहा है आप तक ठीक साफ आ रही है? बिल्कुल क्लियर होना है, ठीक है। अगर फ़ोन साइलेंट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। बजता रहता है, कोई बात नहीं, बजता रहे। हमारे फ़ोन सबके साइलेंट पर हैं। दो सवालों से शुरू करेंगे हम लोग। हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं और हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? बस ये दो सवाल हैं। अगर मैं आप तक पहुंच पाऊं तो आप में से अगर आप अपने आप से कोई 2-3 लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे तो प्लीज़ जी, बैठे बैठे बता दीजिए। हाँ, आपने हैंड किया। जी जी ठीक, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ But in formal or informal education में there is a lot of difference. जो environment, जो discipline, जो एक बच्चे की upbringing, overall development जो स्कूल में हो सकती है, we can't give that at home. जी, That's why we said that. गुड। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम स्कूल भेजते हैं और हम अपने वंश की वृद्धि के लिए हम बच्चे पैदा करते हैं। एनीबडी एल्स? कोई और इसके अलावा जवाब देना चाहेंगे? कोई भी? चलिए मैं दे देता हूँ आपके बिहाफ पे जवाब। ओवर द पास्ट 23 ईयर्स मैंने जो नोटिस किया, हम लोग लगभग जीवन की हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। ये सेमिनार यहाँ होना था तो यहाँ स्कूल ने पहले से कुर्सियाँ अरेंज करी,
बैकड्रॉप बना, फिर आप लोगों को इनविटेशन गया, फिर आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था हुई, सब चीज़ें तैयार की गई। इसी तरीके से किसान जब अपने खेत के अंदर फसल बोने की तैयारी करता है तो वो पहले खेत को जोतता है, फिर उसके लिए पानी का अरेंजमेंट करता है, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करता है। शादी करनी होती है वहाँ भी, और बिज़नेस शुरू करना है वहाँ भी, और कोई कार्य करना है वहाँ भी, यहाँ तक कि आपको रोज़ स्कूल में आना है या अपनी ड्यूटी पे जाना है तो भी हम लोग तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि सोने की भी हमारी तैयारी होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे समाज में बच्चों को पैदा करने से पहले कोई तैयारी नहीं होती। मुझे ऐसा मालूम है हमारे समाज के अंदर बच्चा पैदा करने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती। मतलब हमने वंश वृद्धि के लिए बच्चा तो पैदा करना है, लेकिन हमको कैसे अपने वंश की वृद्धि करनी है और कैसा बच्चा हमको पैदा करना है, इस बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं। हमको ये तो मालूम है कि इस ज़मीन में, मतलब ये वाला जो किला है, इसमें तो गेहूं बोनी है, और इसमें तो हमारे को जवार बोनी है, और इसमें तो हमको बरसीम बोनी है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन हमको बच्चा कैसा पैदा करना है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये संभव है। नंबर 2, हमने बोला कि हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल में भेजते हैं, और जो बच्चे का जो सामाजिक विकास है खास तौर पे, क्योंकि घर में अकेला रहता है तो समाज में वो बच्चा किस तरह से स्थापित होना है, इसके लिए हम उसे स्कूल भेजते हैं। अब इसकी पुष्टि कितनी होती है ये आप बताएंगे मुझे। पिछले 40 साल पहले का दौर ले लेते हैं, 30 साल पहले का दौर ले लेते हैं, क्योंकि ये जितने सारे माँ बाप हैं ये सारे के सारे 40 साल से ऊपर के हैं मोस्टली, ज़्यादातर। तो किसी की 45 साल है, तो पिछले 30 साल का तो दौर आपने देखा ही होगा। मैं सिर्फ आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा और आपको एक ही लाइन में जवाब दे देना है, फालतू कारणों में नहीं जाना है। अभी सिर्फ इतना बता दीजिए कि समाज में आपस में एक दूसरे के साथ जो भाईचारे का जो लेवल है वो पहले से खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है? खराब हुआ है। बच्चे का माँ बाप के साथ और समाज के बाकी लोगों के साथ रिश्ता खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है? खराब हुआ है। बच्चे पहले से ज्यादा खुश हैं कि कम खुश हैं? कम खुश हैं। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के पहले ज्यादा परेशान थे या अब ज्यादा परेशान हैं? अब ज्यादा परेशान हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 40 साल के दौर से और आज के दौर को अगर हम कंपेयर कर लें तो चाहे शिक्षा का स्तर हो, माइंड इट, शिक्षा का स्तर, नंबर ज्यादा होना शिक्षा का स्तर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। नंबर तो बड़े हैं, नंबर तो अब 100 में से 100 भी आ जाते हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका सेंस आज डाउन गया है। आपस में बच्चों का और बच्चों का रिश्ता भी खराब हो चुका है, माँ बाप के साथ भी रिश्ता खराब हो चुका है, सामाजिक ताना बाना भी खराब हो चुका है, बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है, टेंशन के मरीज भी ज़्यादा हैं, घरों में बीमारियां भी ज़्यादा हैं, आपकी खेत में भी बीमारियां ज़्यादा हैं। जब सारे ही चीज़ों के लेवल नीचे चले गए हैं, यानी कि आज से अगर 25 साल पहले कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, वो आज कहीं बिजनेसमैन है या कहीं ना कहीं कोई नेता बना होगा, कोई अध्यापक बना होगा, कोई प्रोफेसर बना होगा, कोई समाज के और काम कर रहा होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर आज वो व्यक्ति भ्रष्ट है, अगर वो व्यक्ति समाज के लिए नहीं सोच रहा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा को उत्तरदायी मानता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर, आप अलग मान सकते हैं, मैं आपके मानने को बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप भी वही माने जो मैं मानने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये शिक्षा का एक बहुत बड़ी फेलियर है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए वैसा माहौल नहीं बना पाए जैसा हमको बनाना चाहिए था। हम वैसे सिटीजन भी नहीं बना पाए, हम वैसे नागरिक भी नहीं बना पाए। तो अगर हम वैसे नागरिक भी नहीं बना पाए तो फिर हमारी शिक्षा ने हमको दिया क्या? मैं यहां बहुत कोसूंगा, समाज को भी कोस लूंगा,
अपने आप को, क्योंकि जब मैं समाज को कोस रहा हूं और जब मैं माँ बाप को कोस रहा हूं तो मैं खुद को भी कोस रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं उससे बाहर नहीं हूं। और जब मैं टीचर्स को कोसूंगा तो मैं अपने आप को भी कोसूंगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, टीचर ही रहा हूं। और एक बार कोई टीचर बन गया तो वो टीचर ही रहता है जिंदगी भर। तो इसलिए किसी ने बुरा इस बात का नहीं मानना है कि आपके ऊपर सीधा अटैक हो गया, वो मैं अपने ऊपर भी अटैक कर रहा हूं। मैं वो इसलिए करूंगा क्योंकि जब तक आप लोग ये मानेंगे नहीं, जब तक हम लोग ये मानेंगे नहीं कि गलत हो रहा है, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते, या तब तक उसको ठीक करने के बारे में सोच नहीं सकते। यदि हम ये मानते रहेंगे कि जो होता है ऐसे ही होता रहेगा, कोई कहेगा भाई कुछ नहीं हो सकता, कोई कहेगा कि नहीं भाई इसका तो कोई समाधान नहीं है, अरे ऐसे ही हो रहा है, वहां भी ऐसे हो रहा है, वहां भी ऐसे हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसे, इंग्लैंड में भी ऐसे, उनसे बढ़िया उनसे घटिया, ये सब बातें बाद की बात है। आपके यहां, आपके घर में, आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैं समझता हूं अगर हम बाहर की बात करते रहें और अपने घर में अगर हम इग्नोर करते रहें तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते रहेंगे। इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हुआ। यदि हमने इसको समझ लिया तो आज हम पहले स्टेप पर हैं, आज हम पहले पायदान पर हैं। यदि आपको यह लगा इस सेमिनार के बाद कि चीजें बड़ी गलत हो चुकी हैं, जितनी हो चुकी हैं हो चुकी है, अब यहां से हमको ठीक करना पड़ेगा, तो आज के सेमिनार की सार्थकता सिद्ध होती है। यदि आपको लगता है कि जो हो रहा है ऐसे ही होगा और आगे हम कोई विचार करने के मूड में नहीं है, तो हमें और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं और हमको बदलना पड़ेगा। और बाहर से कोई एलियन नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, अगर उन मां बाप को ही कुछ नहीं पड़ी तो फिर किसी और को क्यों पड़ी? जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं सामने से, उनको ही नहीं कुछ पड़ा तो फिर हमको क्या भाई, फिर स्कूल को क्या भाई, फिर समाज को क्या, फिर पॉलिटिशियंस को क्या, फिर सरकारों को क्या, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ही नहीं मालूम है आपको क्या चाहिए। अब आप स्कूल में भेजा आपने, मैं क्योंकि एक टीचर हूं और मैं एक अलग किस्म का टीचर हूं, मैं आपको बताऊं मैं बहुत अलग किस्म, किसको पता है मेरे टीचर होने का? किसी को मालूम है? 2-3 लोगों को मालूम है। तो मैं कैसा टीचर हूं मैं आपको वो बताता हूं। मैंने कभी भी आज तक एवरेज और अबव एवरेज बच्चा नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा उन बच्चों को पढ़ाता रहा हूं डे 1 से, जिनसे सारे मां बाप और टीचर दुखी हो जाते हैं कि भाई इसके बस का कुछ नहीं, इसने कोई संभाल लो, तो मैं उसको संभाला करता था। मैं ऐसा टीचर था, मतलब हूं अभी भी, हालांकि पढ़ाना मैंने पिछले 4-5 साल से छोड़ दिया। मैं ऐसा टीचर हूं जो मां बाप को कागज पर लिखवा कर लेता है कि आपको अपने बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, आप लिख के दे दो, आपको 3 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा, बात खत्म। दूसरे टीचर्स आपको क्या कहते मिलेंगे कि भाई हम कौन सा दिमाग में डाल सकते हैं, हम तो जी पढ़ा ही सकते हैं, हम घोट के तो पिला नहीं सकते। एक्चुअली घोट के पिलाना संभव है, असल में संभव है, और यह हमने प्रैक्टिकली किया है। मैं ऐसा टीचर हूं जिसने कभी जिंदगी में आज तक अपने बच्चों का टेस्ट नहीं लिया, जिसने कभी भी रिवीजन नहीं कराई और जिसने कभी किताब से नहीं पढ़ाया। समझे आप? कभी ना रिवीजन कराई, ना टेस्ट लिया, ना किताब से पढ़ाया। और जो बच्चा मेरे सेशन को कंप्लीट कर लेता है, अगर वो कितना ही कमजोर हो, एंड ऑफ द सेशन मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आते हैं 100 में से 100। मैं ऐसा टीचर हूं। यह हमने किया, लोगों को समझाया, अपने बच्चे के केस में समझाया पहले, भाई तुम ऐसे मत करो अपने बच्चों के लिए, तुम्हारा बच्चा इस काम के लिए नहीं बना, पढ़ने के लिए नहीं बना। मैं कुछ माँ बाप को बोल देता था, यह सन 2000 की बात है, 2001 की, जब उस वक्त मैंने डॉक्टर गार्डनर को पढ़ना शुरू किया 1999 में,
तो गार्डनर के हिसाब से मैंने अपनी थ्योरी डेवलप करी कि यार इसका मतलब यह हुआ कि जिस बच्चे के पास इस तरह का टैलेंट है वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना होता। माँ बाप को मैं समझाता कि जी आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए ज्यादा फोर्स मत कीजिए, ये बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है। अभी माँ बाप क्या बोलते, देवेंद्र उस टाइम तो मैं बालक सा ही था, तेरे घर में बच्चा होगा तब पता करेंगे, जब पता करें, जब बताइयो, ज्यादा ज्ञान तब जाड़ियो। हमारे घर में बच्चा जन्म हुआ 2006 में, प्री मैच्योर डिलीवरी। डॉक्टर्स ने कहा ये हेल्दी नहीं रह पाएगा, डॉक्टर्स ने कहा ये सीख भी नहीं पाएगा, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा हमारा तजुर्बा है हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 5 साल की उम्र में मेरे बेटे ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया और वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, इंडिया का सबसे कम उम्र का, 5 साल की उम्र में। वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से उसको खिताब मिलने शुरू हो गए, सारे अखबारों में, टेलीविजनों में उसका आना चालू हो गया। तो लोगों ने क्या कहा, इसका पापा भी इंटेलिजेंट था, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें क्या नया है। बच्चे का देखा दे घर में इंटेलिजेंट हो ही जाते हैं। फिर हमने और बच्चों पे काम करना शुरू किया, और कुछ माँ बाप अपने बच्चों पर पहले से ही उसी दिशा में काम कर रहे थे जिस दिशा में उनका बच्चा स्पेशलिस्ट था। अब मेरा बच्चा साइंस और मैथमेटिक्स के लिए स्पेशलिस्ट था, उसको ह्यूमन एनाटॉमी आती है, वो पीरियोडिक टेबल 5 साल की उम्र में आती थी उसको, पूरी पीरियोडिक टेबल, जो 11वीं में बच्चे को नहीं आती है आज के टाइम। जो चाहे यूनिवर्स हो, रामायण, महाभारत, उन सब पे चर्चा करता था वो, उन दिनों की बात। तो कुछ माँ बाप पहले से काम कर रहे थे। आपने अगर देखा हो, कौंड से एक लड़का था कौटिल्य, 1 साल बाद वो हाईलाइट हुआ। 12 में मेरे बेटे ने बनाया, 13 में फिर कौटिल्य आया, फिर 13 में उसी टाइम पे एक लड़की जानवी आपने देखी होगी, समालखा से, वो 13-14 एक्सेंट्स बोलती थी, गांव में रहने वाली लड़की, सिर्फ एक्सपोजर देने के बाद ही। इसी तरह से और खूब सारे बच्चे उस टाइम पे हाईलाइट हुए। तब समाज ने यही कहा, ये बच्चे ही इंटेलिजेंट हैं, ये वाले तो बच्चे इंटेलिजेंट, हमारे वाले निकम्मे हैं। मैं ये कहता हूं, आपके घर में कुदरत का अनमोल तोहफा है, सबसे जीनियस बच्चा आपके घर में हो सकता है, लेकिन समाज क्या कह रहा है, ना ना हमारे वाला तो निकम्मा है, इंटेलिजेंट तो यही नहीं के घर में है। तो हमने 2015 में एक चैलेंज प्रोग्राम दिया। चैलेंज प्रोग्राम में क्या कहा, ट्राई सिटी, जो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के 3 शहर हैं हमारे, हम ट्राई सिटी बोलते हैं उसको, हमने कहा आप अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा हमको दीजिए। मतलब एक स्कूल से हम एक बच्चा लेंगे, 20 बच्चों के लिए हमने चैलेंज दिया कि 20 स्कूल 20 बच्चे, उस स्कूल का वो बच्चा जिसको सिस्टम कहता है कि ये निकम्मा है, सिस्टम कहता है कि ये किसी लायक नहीं है, वो हमको दीजिए। हमने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। 18 बच्चों ने सेशन कंप्लीट किया, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो 18 के 18 बच्चों ने, जो अपने स्कूल के सबसे निचले लेवल पर बच्चे थे, इस चैलेंज का नाम था, आपको गूगल पे मिल जाएगा, 2015 का है, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। नाम पहले ही रख दिया था हमने, बच्चे लेकर के पहले मीडिया के सामने खड़े किए, फिर हमने कहा अब इन बच्चों को हम तैयार करेंगे। 1 साल बाद वही बच्चे फिर मीडिया के सामने लेकर के आए। 18 बच्चों ने कंप्लीट किया, 18 के 18 बच्चे, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100, सबने टोटली। हमारा अगला क्वेश्चन समाज के सामने था, अब मान लीजिए इस तरीके से हम समाज के हर बच्चे को याद करने के लिए तैयार कर देते हैं, याद करने के लिए, माइंडेड, सीखने के लिए नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को सीखने के लिए तैयार नहीं करता, याद करने के लिए तैयार करता है।
तो यदि आपके सारे बच्चे अपना सारा सिलेबस याद कर लें और 100 में से 100 आ जाएं, तो आपके पास अपने बच्चों के लिए कोई जगह है क्या? और आपको पता चलेगा कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। एक कॉलेज को कह दिया टॉप कॉलेज, उस कॉलेज के लिए दौड़ चल पड़ी। अब मान लीजिए मैं एक कॉलेज का नाम लेता हूं, दिल्ली में एक कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स करने वाले हर बच्चे का एक सपना है मेरा नाम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाए। वो चल पड़ते हैं, 100 में से 100 परसेंटाइल आ जाती है और 100 परसेंटाइल लेकर के वो कॉलेज में दौड़ पड़ते हैं। पता चलता है कि जो कट ऑफ लिस्ट है वही 100% चली गई, यानी जिन बच्चों का हुआ उनके भी 100 नंबर और जिनका रह गया उनके भी 100 नंबर। अब बताओ आप कैसे तय करोगे? और फिर एक ही कॉलेज क्यों ऐसा? मेरे गोहाना में मेरे बच्चे के लिए ऐसा कॉलेज क्यों नहीं? फिर अच्छी एजुकेशन केवल अमीर आदमी के लिए ही क्यों? अच्छी एजुकेशन केवल उसी बच्चे के लिए क्यों जो सबसे ज्यादा रट्टे मार सकता है? अच्छी एजुकेशन हर बच्चे के लिए क्यों नहीं? अमीर आदमी की वोट और गरीब आदमी की वोट अलग होती है क्या? गरीब आदमी की भी एक वोट गिनी जाती है, किसी के पास 50 करोड़ 500 करोड़ 5000 करोड़ है, वो भी बटन दबाएगा तो उसकी भी एक ही वोट काउंट होती है। तो उसके बच्चे के लिए अलग सुविधा कैसे हो सकती है? मेरे गांव में मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए वैसा शिक्षा क्यों नहीं है जो दिल्ली के अंदर है? किस चीज की कमी है हमारे पास? अभी ये जो सड़क आपकी यहां से बन रही है, इसके ऊपर हजारों करोड़ खर्च होंगे। अगर 1000 तो गांव है भी नहीं, अगर 1-1 करोड़ रुपए आपके स्कूलों को दे दिया जाए तो, अगर 1000 स्कूल बना के 1000 करोड़ रुपया यहां खर्च कर दिया जाए तो बच्चे बड़े होकर सड़क अपने आप नहीं बना लेंगे। और सड़क की जरूरत है किसको? है किसको? यदि मेरे गांव में मेरी टॉप क्लास की एजुकेशन हो, मेरे बच्चे के पास क्या टैलेंट है, अगर वो बात मुझे पहले से पता हो और स्कूल में एंटर करते टाइम ही पता हो, और मेरे स्कूल का टीचर अपने बच्चे को उस चीज के लिए तैयार कर ले जिसके लिए मेरा बच्चा बना है, और वहीं के वहीं गांव के ही 10 किलोमीटर के दायरे में उसके रोजगार का इंतजाम हो, तो सड़क की जरूरत क्या है? सड़कों की जरूरत किसको है? किस लिए इस्तेमाल हो रही है सड़क? यहां से पढ़ने के लिए आपका बच्चा दिल्ली जा रहा है, नौकरी करने के लिए पानीपत जा रहा है, पानीपत वाला यहां आ रहा है, यहां वाला वहां जा रहा है, रोहतक जा रहा है, रोहतक वाला यहां गोहाना आ रहा है, यहां वाला वहीं जा रहा है। वहां के वहां क्यों नहीं? लेकिन हमारे समाज के पास चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कंपटीशन का जमाना है। और कंपटीशन क्या देता है? मैं आपको उसका एक मुजाहिरा देता हूं, कंपटीशन हमको क्या देता है। आप में से किस किस के घर में 2 बच्चे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। ऑलमोस्ट सभी के घर में 2 बच्चे हैं। अब मुझे एक बात में हां या ना करके बताइए, अगर 2 बच्चे हैं, एक ज्यादा दौड़ता है कम दौड़ता है, यस और नो? मतलब दोनों बराबर नहीं दौड़ सकते, दोनों बराबर एक्टिव नहीं हो सकते ना। एक ज्यादा एक्टिव है एक कम एक्टिव है, एक ज्यादा पढ़ता है एक कम पढ़ता है, एक टाइम पर उठता है एक टाइम पर नहीं उठता है ना। एक बदतमीज ज्यादा है एक थोड़ा कम बदतमीज है। मतलब आपने जो क्राइटेरिया बना रखे हैं उनमें एक अच्छा वाला है और एक उससे कम अच्छा है। मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, ठीक है? आप कैसे कहिए, एक ज्यादा अच्छा एक कम अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप उस कम अच्छे वाले से बात करते हो तो ऐसा नहीं कहते उन्हें देखिए तेरे भाई ने, वो भी तो उठ ले है, वो भी तो पढ़ ले है, उसके भी तो इतने नंबर आ गए, वो भी तो सारा काम अपने आप कर ले है। कहते आ जाता है कि नहीं कहा जाता? क्यों जी? यस और नो? यस। आप अपने छोटे भाई बहन या छोटा या बड़ा उसको कहा जाता है, सगे भाई बहन की बात कर रहा हूं, दुनिया छोड़ दीजिए, आप उसे कहते हो कि देख ये वाला तेरे से अच्छा है,
और जब आप चले जाते हो वहां से उसको डांट पीट के, तो जिसको आपने डांटा था वो अपने सिबलिंग को क्या बोलता है मालूम है? तेरी वजह से पड़ रही है मेरे को डांट। मतलब उसका दुश्मन कौन है? उसी का सगा भाई या बहन। केवल किस लिए कि आपने उन दो बच्चों में कंपैरिजन कर दिया, और आप तो यहां पूरे समाज में कंपैरिजन करे बैठे हो। 24 घंटे कंपैरिजन, 24 घंटे। आपके बच्चे की क्लास में 40 बच्चे मान लेते हैं हम लोग। 40 बच्चों में से अगर किसी बच्चे को एक रैंक देना हो तो कितने बच्चों को दिया जा सकता है, बताएंगे आप? फर्स्ट रैंक पे कितने बच्चे आ सकते हैं? हैं? मान लो उस एक पे मेरा बच्चा आ गया पहले रैंक पे, और अब हम ये चाहते हैं कि रणबीर का बच्चा फर्स्ट आ जाए, तो उसके लिए ये अनिवार्य होगा कि मेरे वाला नीचे जाएगा तो ही तो इसके वाला ऊपर आएगा। क्यों जी? इसका मतलब मेरे बच्चे की भलाई दूसरे बच्चे के डिग्रेड होने में है, अगर नंबर अच्छी बात है तो। समझ गए आप? यानी कि इसको अगर अपना बच्चा टॉप लेकर के आना है तो इसको दुआ मांगनी पड़ेगी कि पेपर वाले दिन देवेंद्र वाले छोरे का बुखार होना चाहिए, अगर ये सेकंड आ रहा था इसका बच्चा। नहीं, बच्चे दुआ मांगेंगे कि मेरे नंबर कम आएंगे। अब एक बच्चा पहले पे आएगा, एक बच्चा दूसरे पे आएगा, और एक बच्चा 40वें पर भी आएगा। मेरा सवाल समाज से केवल इतना है कि जो 40वें नंबर पर है वो भी तो इंसान का बच्चा है, वो भी तो उसकी मां को उतना ही प्यारा है, वो भी तो उसके घर में जब जन्म हुआ था तो ढोल बजे थे, तो भी तो फंक्शन हुए थे, तब भी उसके घर में खुशियां मनाई गई थी। और जब वो छोटा था तो पूरा परिवार ये कहता होता था कि मेरा बेटा देख कितना स्मार्ट। ये अंकल जी बैठे, पोता पोती हो रहे होंगे आपके तो जी, हो रहे हैं ना? अब मान ले छोटे छोटे पोता पोती हैं, तो दादा क्या कहेगा पता है? 3 साल के बच्चे के घर में 3 साल का पोता पोती होंगे, और इतना तेज दिमाग है, कंप्यूटर की तरह चला दे हैं मोबाइल में। क्यों जी? चलावे हैं। चाहे घर में कंप्यूटर चलाना हो, मोबाइल चलाना हो, रिमोट चलाना हो, दूसरी चीजें चलानी हो, तो घर वाले ये कहते हैं हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट। और फिर वो बच्चा स्कूल में जाता है, और स्कूल में फिर टीचर बताना शुरू करती है कि तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, निकम्मा है, तो क्योंकि इसका रैंक तो 10 आ गया, इसका रैंक तो 20 आ गया, ये तो क्लास में सबसे पीछे आ गया। आना ही यार, एक बच्चे ने आना ही है 40वें नंबर पे। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर ले लो, सारे बच्चे 24 घंटे पढ़ लो, सारे बच्चे जितनी मर्जी ट्यूशन लगा लो, एक बच्चे ने 40वें नंबर पर आना ही है। और हर बच्चे को एक ही लाइन बोली जाती है, कर तो सका है जी, थोड़ा जोर लाओ इस पे, है थोड़ा और टाइम लगाओ, थोड़ा केयर करो, बेटा आप कर सकते हो, वर्क हार्ड है। अच्छा, वर्क हार्ड करके फिर क्या? वर्क हार्ड करके फिर आप खड़े हो ना कंपटीशन की दौड़ में। कंपटीशन की दौड़ की सच्चाई अगर आपको नजर नहीं आती तो मैं आपको एक बार आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, कंपटीशन की असली सच्चाई। रीजनल लैंग्वेजेस वाले बोर्ड छोड़ दीजिए, मोस्टली हमारे जो सेंटर की जो कॉलेजेस हैं, जिनको हम मेन, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे दूसरे कॉलेजेस, उनमें जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। हमारे सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के इस टाइप के छोटे मोटे लगभग 25 लाख बच्चा 12वीं करता है हर साल। कितना? 25 लाख। और ग्रेजुएशन में अपने लोकल कॉलेज और टॉप कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज, टोटल कॉलेजेस में ग्रेजुएशन की टोटल सीट 4 लाख है लगभग। ठीक है जी, 25 लाख
अनुपात 4 लाख। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर आपका बच्चा सारा दिन पढ़ता रहे और सारे नंबर ले ले जितने नंबर का पेपर था, तो भी 4 लाख से ऊपर बच्चों का एडमिशन हो सकता है क्या? सीट ही नहीं जब 4 लाख से ऊपर, तो उसका पापा क्या कहेगा? 21 लाख बच्चों का पापा क्या कहेगा? भाई हमने तो कसर छोड़ी नहीं, तू जब थोड़ा सा और पढ़ लेता तो, भाई जब इनका थोड़ा सा और पढ़ लेता तो इनके वाला रह जाता, इनके वाला थोड़ा जोर लगा देता तो उसके वाला रह जाता, उनके वाला लगाता मेरे वाला रह जाता। 4 लाख से ऊपर तो होना ही नहीं। यानी कि 15% बच्चों के लिए ही, आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सीटें हैं। अब जितने बच्चों के लिए ग्रेजुएशन में सीटें हैं, उसके लगभग 10% के लिए मास्टर्स में सीटें हैं। इतनी होगी अक्षय भाई? हाँ, अगर 1000 बच्चा ग्रेजुएशन में है तो 100 सीट मास्टर्स में होंगी, है जी? 10 नहीं 20% कह लो। इसका मतलब 80% वहां कट। वहां भी मां बाप क्या कहेंगे? तू थोड़ा सा और पढ़ लेता तो तेरा एमएससी में हो जाता एडमिशन, एमटेक में, एमए में हो जाता। जितने एमटेक कर लेंगे उसके फिर 5-10% का एमफिल या पीएचडी के लिए है, तो वही 80% फिर वहां से निकल जाएंगे। आपने अपने ही बच्चों को कैटेगराइज कर दिया, और ये कंपटीशन जो मैंने आपको घर में बताया था कि वो कंपटीशन जो अपने सगे भाई बहन को भी दुश्मन बना सकता है, आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में जब ये चल रहा होगा तो भारत के बच्चे एक दूसरे को किस नजर से देख रहे होंगे। तो हम कैसा भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट नजर आना चाहिए। और हासिल क्या होने वाला है, इस पर भी एक बार नजर दौड़ा देते हैं। सबसे बड़ी भर्ती जो अपने यहां तैयारी होती है ना, अपने इस एरिया के लोग, सोनीपत, रोहतक और दिल्ली के आसपास के जो इंटेलिजेंट घर वाले हैं, बड़े बढ़िया वाले, अच्छे ब्योंत वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए सपना देखता है कि हमारा बच्चा दिल्ली में जाके कोचिंग ले, यूपीएससी की तैयारी करे, डीसी बने। ठीक है जी? 1000 से ऊपर भर्ती कभी नहीं निकली डीसी की। 700, 600, 500, 400 ऐसे निकलती हैं। ठीक है जी? यूपीएससी में 1000 से भर्ती ऊपर नहीं निकलती, और कभी भी 10 लाख से कम फार्म नहीं जमा हुए। पिछले साल का जो फार्म जमा हुआ था 15 लाख होया था। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 2021-22 का, वो था 15 लाख। हम मान लेते हैं 10 लाख ही मान लेते हैं। 1000 भर्ती, 10 लाख फार्म, 1000 बटे 10 लाख गुणा करोगे 100, ये बनता है कितना बन गया? 1/10, 0.1%। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा 18 की जगह 20 घंटे पढ़ ले, 20 की जगह 24 पढ़ ले, या इस कोचिंग सेंटर से उस कोचिंग सेंटर में चला जाए, इससे उसमें चला जाए, 1000 तक फालतू का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता जी? एक बार बताइए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब 0.1% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब गारंटी फेलियर कितना है? 99.9% गारंटीड फेल होंगे। कोई प्री में निकलेगा, कोई एडवांस में निकलेगा, कोई इंटरव्यू में निकलेगा, लेकिन फेलियर का ठप्पा लगेगा 99.9% पे। जिस बच्चे पे फेलियर का ठप्पा लग जाए, अपने मां बाप के लाखों रुपए बर्बाद करके अपने जीवन के 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल लगाने के बाद वो बच्चा अपने समाज को किस नजर से देखेगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब उसे हर पल यह महसूस होगा कि मैं इस लड़ाई में, इस दौड़ में भागे जा रहा हूं और कहीं नहीं पहुंच रहा। यही काम सबसे छोटी भर्ती का है। 18,000 भर्ती सबसे बड़ी भर्ती निकली हरियाणा के इतिहास में, चपड़ासी की। 22 लाख फार्म भरे गए। 18,000 से भर्ती ऊपर नहीं हो सकती। सारे के सारे रिजर्वेशन वालों ने लगा दे तो भी नहीं।
सारे के सारे जर्नल वालों ने लगा दे तो भी नहीं, सारे के सारे 100 नंबर ले ले तो भी नहीं, सारे के सारे एमए पीएचडी कर रहे हो तो भी नहीं, 18,000 से ऊपर भर्तियां नहीं हो सकती। यानी 21,82,000 मां बाप अपने बच्चे को रोज ये कह के सो रहे हैं आज भी, चुपचाप बैठा रहो, तेरे पर तो चपड़ासी का पेपर भी पास कौन होया था, है? जिसकी औलाद चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं कर पाई थी, जो होना ही नहीं था, ये मैं पहले बता रहा हूं, जो होना ही नहीं था, तय था पहले से, आपके बच्चे के लिए 99.9% फेलियर तय है। किस्मत की बात है, कोई आ गया तो, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन गया तो किस्मत की बात है, बाय चांस। ये उस बच्चे की मेहनत बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। अगर कोई बच्चा यूपीएससी का पेपर क्लियर कर रहा है, मैं उसकी मेहनत बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो उसने रट्टा मारा था, हो सकता है वही पेपर में आ गया हो। अगर आपका बच्चा रह गया तो आपके बच्चे को सारा सिलेबस आता हो, पेपर से पहले तबीयत खराब हो जाए, 100 कारण होते हैं, ढेर सारे कारण होते हैं। एक पेपर आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को कैसे डिक्लेयर कर सकता है, इसका सवाल है समाज के सामने। और जब ये कह दिया कि आपके घर में परमात्मा का उपहार है बच्चा, मानते हो इस बात ने? तो मानते होगे परमात्मा का उपहार है। उपहार मतलब गिफ्ट। गिफ्ट देने जाओगे ना जब आप किसी को, दुकान पे जाएंगे ना, गिफ्ट, भाई गिफ्ट दिखाइए। कितने साल का है बालक? 10 साल का है। लड़का है कि लड़की है? कैसा चाहिए? दिखाने का चाहिए कि काम आने का चाहिए? आप खिलौना लेते हो, कोई कॉपी किताब पेन लेते हो, या फिर सीनरी लेते हो, आप डिसाइड करते हो ना कि ये जो मैं 100 रुपए या 500 रुपए का गिफ्ट सामने वाले को देने वाला हूं, ये गिफ्ट उसके काम आ जाए, ऐसा सोचते हो ना? या ऐसे ही दे देते हो किसी को कुछ भी? क्यों जी? सोच के देते हो या बिना सोचे समझे? तो जो परम पिता परमेश्वर ने आपको जो गिफ्ट दिया है, वो कबाड़ दे दिया होगा क्या? वो मतलब ऐसे ही दे दिया होगा क्या, बिना ही सोचे समझे? कितना सोच समझ के आपकी झोली में वो बच्चा रखा होगा उसने, और आपने इस सिस्टम के अंदर उसको घुसा करके कचरा कर दिया। वो बच्चा जिसके बारे में बचपन में ये कहा जाता था कि इससे अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं, ये बच्चा जब घर में आया तो मेरा घर भर गया, ये बच्चा जब घर में आया तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर रहा है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, निकम्मेपन का ठप्पा लगता रहता है उसके ऊपर। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कमी बच्चे की है या बाद में आए समाज के अंदर चल रहे कचरे की है? ये बता दो एक बारी। समाज की गलती है या बच्चे की गलती, पहले ये बताओ। और समाज में हम सब हैं, क्योंकि हम लोग किस दौड़ में दौड़ रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। मां बाप क्या कहेगा स्कूल वालों को? इनको क्या कहेंगे पता है? देखो जी, हमने तो फीस दे दी, बालक सौंप दिया, अब आप जो मर्जी करो जी। इनको क्या पता क्या करना भाई? ये तो आप लोग साथ लग के नहीं आओगे, कैसे पता लगेगा इनको क्या करना है इस बच्चे का? और अगर समाज इकट्ठा होकर के इस पर चर्चा नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा कि क्या करना है? मां बाप को तो समझ नहीं दी गई, टीचर्स के पास टाइम नहीं छोड़ा गया, तो फिर बच्चे को कौन संभालेगा भाई? छोटे से थे ना, एक प्रश्न पढ़ा करते, पशु अनुसंधान केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र एनडीआरआई करनाल में स्थित है। भाई करनाल के पास इतनी बड़ी चीज है। एक दिन चर्चा करते करते वैसे ही चल पड़ी चर्चा, भाई यहाँ एनडीआरआई में क्या होता है? बोला यहाँ ना ट्रेनिंग सेंटर है। किस किस चीज के? भाई यहाँ गाय भैंस पालना सिखाते हैं, घोड़े कैसे पालते हैं वो सिखाते हैं, मछली पालन सिखाया जाता है, मुर्गी बकरी भेड़ कुत्ता बिल्ली सूर सब पालना सिखाया जाता है। और मखा इंसान का बच्चा, इंसान के बच्चे को कैसे पालना है, इस पे कौन चर्चा करता है? इसके लिए कौन से संस्थान है? सबसे अनमोल पूंजी को संभालने के लिए कौन से संस्थान है? कौन है वो जो बात करता है? नोबडी है।
कमाल है ना। जिसको परमात्मा की सबसे अनमोल पूंजी बोलते हैं, उसके लिए कोई संस्थान नहीं, उसके लिए कोई चर्चा नहीं, उसके लिए कोई नहीं, सारा कसूर उसका। तू ही नहीं पढ़ता, तने ही करा होगा, तेरा ही दिमाग खराब है, वो भी तो कर ले हैं, मैडम ने तो पढ़ा दिया, वहां 4 बार का भी तो आगे नंबर, तेरे ही क्यों हो रहा था, तू थोड़ा और टाइम ला देता है जी। और बच्चा सोच रहा है मैं क्या करूं, बच्चा तो ये सोच रहा है ना मैं क्या करूं। क्यों? मैं तो अपने से बता सकता हूं भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसा बच्चा था जो अपने स्कूल में रोज पिटा करता, रोज। और जब बाय चांस स्कूल में नहीं पिटा तो उस दिन घर आके पिटा करता। अच्छा, मैं छिकलिया कह मैंने स्कूल वालों को भी घर वालों को भी कह दिया भाई तुम मैंने कागज पे लिख के दे दो, मैंने के नहीं करना, मैं नहीं करूंगा सच्ची में। मैं पिटना क्यों चाहूंगा भाई, अच्छा बात कर रहे, मैं क्यों डांट खाना चाहूंगा, मैं अपने घर वालों की नजरों में क्यों गंदा बनना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर गर्व करें, लेकिन मैं घर वालों को बोल रहा हूं मैंने लिख के दे दो। अब घर वालों ने लिख के दे दिया कि ये काम नहीं करने, तो अगले दिन कुछ और करके पिटा। फिर मैं नई चीज तो लेता पिटने के लिए। अब मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई मैं ऐसा क्यों करता हूं, और मैं फिर इसीलिए मैं इस काम में आया कि यार मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि बच्चों के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जब बच्चों के अंदर गया, बच्चों को जब मैंने समझने की कोशिश करी, तो आज आपका बच्चा अगर वो 10 साल का 15 साल का, 10 का तो नहीं कहूंगा मैं, 15 साल वाला बच्चा अगर आपके घर में है और कभी कोई आदमी आ जाए उससे प्यार से बात करने और 2 बार मीठी बात कर ले, उस बच्चे की एक कॉमन लाइन जो सबके घर में मिलेगी वो एक ये है, मेरे को कोई समझता ही नहीं, मेरे को कोई सुनता ही नहीं। फिर कौन समझेगा भाई, क्योंकि हमने समझाना तो सीख लिया, हमने ये तो सीख लिया आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श पुत्र, अच्छे बच्चे, अच्छे मां बाप पे तो चर्चा नहीं हुई, आदर्श विद्यालय पे तो चर्चा नहीं हुई, आदर्श शिक्षक पे तो चर्चा नहीं हुई, आदर्श समाज पे तो चर्चा नहीं हुई। सारा कसूर उस सबसे छोटी यूनिट का कैसे है भाई, जो सबसे कम समझदार है, सारी जिम्मेदारी उसकी है ना। और फिर हमको कोई सुधार नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट को नहीं, सबसे बड़ी यूनिट ने ठेका लेना पड़ेगा ठीक करने का। ऊपर से चलता है सुधार, नीचे से नहीं होता। हवलदार को सस्पेंड करने से बदलाव नहीं आएगा, डीएसपी को एसपी को सस्पेंड करने से बदलाव नहीं आएगा, सीधा कानून मंत्री अंदर जाएगा तब आएगा बदलाव। सबसे बड़ा मुखिया जिस दिन ये कहेगा कि गलती भाई मेरे में है, उसी दिन तो वो परिवार का स्ट्रक्चर ठीक करेगा ना। लेकिन यहां मुखियाओं को आदत है अपनी गलती को दूसरे पर लादने की, दूसरे वाला अगले पे लाद देगा, अगले वाला अगले पे लाद देगा, और अगले वाला अगले पे, और आखिर में बच्चे को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, उसको मालूम नहीं वो अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करे। वो आपका घर भी छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि रोटी पानी अभी वहीं से मिल रहा है, तो आखिर तक क्या, फिर कुछ भी नहीं। और फिर वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेशन में आता है कि या तो वो बढ़िया क्रिमिनल बनने के लिए तैयार होता है या फिर वो नशेड़ी बनता है। और आज आपके गांव के चौराहे के ऊपर, गांव में खेतों के पे सड़क के ऊपर आपको बियर पीते हुए 10वीं 11वीं के बच्चे मिल जाते हैं आपको, बड़े खूब आराम से खूब मिलेंगे अभी, और अभी आने वाले टाइम में टिक्के भी आएंगे, नशे वाले इंजेक्शंस भी आएंगे, और वो आपके घर तक आएंगे। अभी तो पड़ोस में आए हैं, अभी तो पड़ोस के गांव में आए हैं, अभी वो आपके घर आएंगे, क्योंकि आपका बच्चा भी उसी फ्रस्ट्रेशन में है। 99.9% को फेलियर का ठप्पा लगना तय है। आप जितना मर्जी जोर ला लो,
जितना मर्जी पढ़ा लो, जितने मर्जी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, जितने मर्जी स्कूल बदल लो, जितने मर्जी कुछ कर लो, 99.9% फेलियर का ठप्पा लगना तय है जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें। और उसमें आपका बच्चा शामिल है। जितने 100 लोग बैठे हैं तो एक ही का बच्चा है बस वहां, मुश्किल से 1000 में से एक, सॉरी 99.9 का मतलब 1000 में से एक। 1000 लोग इकट्ठे होंगे, उनमें से एक का बच्चा कामयाब कहलवाया जाएगा और 999 लोगों को, 999 बच्चों को उसे एक की शक्ल दिखा दिखा कर थप्पड़े लगाए जाएंगे। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन अगर हमने यहां से सिस्टम को बदलने की शुरुआत नहीं करी तो। हम लोग एक ग्रुप तैयार किया हमने पूरे इंडिया में, एक मानसिकता के लोगों को जिनको ये सिस्टम पसंद नहीं है, जनता सरकार मोर्चा। उसमें एक शब्द आ जाए सरकार, उन्हें सोचा ये कोई पॉलिटिकल विंग है। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, हमारे पास ऐसी साइंस है। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जो इस पे काम किया, जिसने ग्राउंड पे हम लोग 3 साल की उम्र के बच्चे को बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास असली टैलेंट क्या है। ये साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, कुदरत ने इसको कैसा दिमाग दिया है, ये बच्चा बढ़िया प्लेयर बनेगा, ये बढ़िया बिजनेसमैन बनेगा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, ये बढ़िया मैकेनिक बनेगा, ये बढ़िया इंजीनियर बनेगा, ये बढ़िया डॉक्टर बन सकता है, ये बढ़िया वैद्य बन सकता है, ये क्या कर सकता है सबसे बढ़िया। क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी नौकरी में नहीं है, मेरे बच्चे की खुशी पैसे में नहीं है। इसी समाज के 5-5 हजार करोड़ के मालिक मेरे पास अपने बच्चों को लेकर के आते हैं कि जी हमारे बच्चे को रास्ता दिखा दो जी, ये गलत रास्ते पर चला गया जी, इसको अगर कोई ठीक करता हो तो मेरी सारी पूंजी लग जाओ जी। और जब हम उनसे पूछते हैं कितनी पूंजी का मालिक है तो बताते हैं वो कितनी बड़ी पूंजी के मालिक हैं। तो फिर पता लगता है असली पूंजी बच्चे ही हैं, ये पैसा पूंजी नहीं है। तो इन बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम समाज में उतरे ना, हमारे सामने बहुत बड़े सवाल थे कि जो ये साइंस थी, इस साइंस का इस्तेमाल 2 रास्ते से हो सकता था। एक तो पैसा कमाने के लिए, हर घर को जरूरत है यहां जितने भी लोग हैं अपने बच्चों के लिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है पता चल जाए तो आप उस दिशा में उसको तैयार कर सकते हो। सबको जरूरत है, हमको मालूम था। हमको यह भी मालूम था कि पैसे की भूख नहीं पूरी होती। अडानी जैसे लोग एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और उनकी भूख अभी तक नहीं मिट रही, अड़खाए कुत्तों की तरह, मतलब सब कुछ लूटने पे लगे पड़े हैं, है ना। तो ये तो समाधान नहीं होगा। इसीलिए हमने तय किया कि इसका इस्तेमाल समाज के लिए किया जाए। इसीलिए हमने तय किया, 2015 में नरेंद्र मोदी से मिला मैंने कहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, तो हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम बच्चों का प्रतिभा पता चल जाएगी, तो उसको उसी दिशा में तैयार कर दो। नहीं बात बनी। हमने स्मृति ईरानी से मिले, उस टाइम शिक्षा मंत्री वो थी। फिर हम अपने पार्लियामेंट का मेंबर, हमारा वो नीरज चोपड़ा था, अश्विनी चोपड़ा सॉरी, करनाल वाला, नई बात बनी। एमएलए से मिले, फिर सरपंच से मिले, जिला पार्षदों से मिले, स्कूल के प्रिंसिपलों से मिले, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों से भी मिले, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपलों से भी मिले। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जरूरत नहीं है क्योंकि मोटी तनख्वाह आती है। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के पास इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। भाई जैसे चल रहा है तो उसका स्कूल तो चल रहा है। अब मान लीजिए मैं मलिक साहब को बोलता हूं कि मलिक साहब हम अपने स्कूल में चालू करते हैं, तो मलिक साहब बोलते हैं जी माँ बाप नहीं तैयार हैं जी, क्योंकि माँ बाप के तो दिमाग में एक बात चल रही है, आपको दिमाग में एक सिस्टम में फिटा दी गया, एक फिट कर दिया गया। सरकारी स्कूल के बारे में तो आपके दिमाग में फिट कर दिया कि यहां तो सिर्फ गरीबों के बच्चे जाते हैं। प्राइवेट स्कूल के बारे में आपके दिमाग में फिट कर दिया कि इन्होंने तो धंधा बना रखा है। ठीक है, तो ये तो अगर किसी काम को नया इंप्लीमेंट करने के लिए 100 रुपए भी मंगाते हैं तो आप तो सीधा कर दे, तो अच्छा 100 रुपये मंगा लिए, 1000 12 का गुणा करके फटफट पट देसी 1 लाख बना लो आप तो।
इतने एक के दिन में इतने रुपये हो गए इनके तो। अब चाहे ये लाख कोशिश करें बदलाव करने की पॉजिटिव, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं, जब तक टीचर्स तैयार नहीं, तब तक कोई चेंज पॉसिबल नहीं। तो ना सरकारी में ना प्राइवेट में किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर हम चले, फिर मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूशन बंद करके चला कि गांव बचाना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र क्या कहता है कि गांव को बर्बाद करो, शहर को बसाओ। हम क्या कहते हैं, अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो बच्चा बचाना पड़ेगा। और बच्चे के बचाने का एक ही तरीका है कि गांव के अंदर ही इंतजाम किया जाए, गांव के बीच ही, और गांव तैयार करे। सरकार नहीं करेगी, मैं पहले बता रहा हूं, सरकार कभी नहीं करेगी। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने सामुदायिक स्कूलों को सरकारी स्कूल कहना शुरू कर दिया। हमने सामुदायिक अस्पतालों को, कम्युनिटी के अस्पताल को सरकारी स्कूल कहना शुरू कर दिया। सरकारें तो पूंजीपतियों की होती हैं जनाब, तो फिर सामान पूंजीपतियों का होगा। अगर वो समुदाय का था तो समुदाय ने संभाला नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो गया। अभी क्या, अब की शामलात की जमीन, जोड़ की जमीन, सब जमीनें सरकार ले चुकी। तो जिसकी सरकार जमीन उसकी। अभी बैंक में सारे के सब की जमीन लोन पे पड़ी है, तो जिसके बैंक जमीन उसकी। हर किसान की जमीन लोन पे पड़ी ना, सबके मकान लोन पे हैं, सबकी गाड़ियां लोन पे हैं, सबके डंगर लोन पे हैं, सबकी बिल्डिंगें लोन पे हैं, सबकी दुकानें लोन पर हैं। लोन किसका? बैंक के वहां गिरवी। बैंक किसका? पूंजीपतियों का। मतलब बच्चे के लिए कहां गए हम? इसमें बच्चा कहां है? नोवेयर। क्यों? क्योंकि हमको अपनी जात, अपने धर्म और अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। आप देख लीजिए, समाज के जो सामाजिक लोग हैं वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी के अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चा कहीं पर भी नहीं है, और ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय। हमको बच्चों ने बताया हमको क्या चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूं ये कुछ भी किताबी नहीं है, कुछ भी हवाई नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और ये मुझे मेरे बच्चे ने सिखाया। कब? जब 5 साल की उम्र में उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सारे मीडिया वाले उसके घर आने लगे, मेरे घर आने लगे, उसका इंटरव्यू लेने लगे। तो इंटरव्यू देते देते एक टाइम मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा इंटरव्यू हो गए, तो मैं थोड़ा अवॉइड करने लगा। लेकिन अचानक से एक दिन बहुत ही भयानक हादसा हुआ। मेरे बच्चे ने स्कूल से आते ही मुझे बोला, पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलता है पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? मेरे को मेरे स्कूल के बच्चे मारते हैं। मैंने कहा तुम तो कहते थे कि तुम्हारी पूरी क्लास बेस्ट फ्रेंड है। कहता है अब वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब वो मुझे बोलते हैं कि तू गंदा है। मैंने बोला यार तुम गंदे कैसे हो गए? तुमने कुछ किया था उनको? तुमने मारा था? नहीं मैंने तो नहीं मारा। तो फिर तुमको क्या? 5 साल का बच्चा, पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बोलता है कि अब वो मुझे गंदा बोलते हैं। तो मैंने उससे गहराई में जाने की थोड़ी कोशिश करी, क्या बोलते हैं वो तुमको, क्यों कहते हैं तुमको गंदा? वो कहते हैं कि तू गंदा है क्योंकि तेरी वजह से हमारी मम्मी हमको पीटती है, कि जब यशस्वी कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? उसके 100 तक पहाड़े, आज 20 तक तो कर्कश होने। उत्तरे की इसका मतलब मेरे बच्चे का फर्स्ट आना, उसका समाज के बाकी बच्चों से अलग दिखना मेरे बच्चे के लिए सजा बन गया। उस दिन मुझे यह लेसन मिला कि अलग लेके जाऊंगा कहां।
यही समाज में ही तो रहना है उसको, और उन्हीं बच्चों के बीच रहना है। और उन बच्चों में अगर ये भावना आ गई कि ये दुश्मन है हमारा, इसकी वजह से पिट रहे हैं, तो कैसे सुरक्षित रह पाएगा वो? शहर छोड़ना पड़ा मुझे, करनाल ही छोड़ गया मैं कि यहां अब संभव नहीं होगा। अब ऐसे शहर में लेकर जाना पड़ेगा जहां इसको कोई जानता ही ना हो कि ये इंटेलिजेंट है। आपको वो सिखाता है। अब वो मुझे बोलता है आप तो झूठ बोलते हो। मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला भाई? आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पर रुकना होता है, आप तो नहीं रुके। उत्तरे की मैं गाड़ी साइड में लगा के हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी, गलती हो गई बेटा, आज के बाद नहीं करूंगा जंप। उस दिन के बाद चाहे वो बैठा हो चाहे ना बैठा हो, आप तो रुक ही जाते हैं। बच्चे को नहीं पता कि दुनिया में कितना ज्ञान है, उसको वेद पुराणों से कोई मतलब नहीं, उसको दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, किताबों में क्या लिखा है उसको कोई मतलब। उसको एक बात मालूम है, जो मेरे मां बाप कर रहे हैं वही जीवन का नियम है। नियम मान लेता है वो, नियम। वो आपके छोटी छोटी चीजों को नियम मान लेता है। जब वो किसी टेबल के ऊपर या किसी बड़ी शेल्फ के ऊपर यदि आप उसका हाथ नहीं पहुंचता और उसकी मम्मी वो सामान ऊपर से उतार के उसको दे देती है, तो उसके बाद से उस बच्चे को यह मालूम पड़ता है कि मेरी अगर कोई भी समस्या होगी तो यह मेरी मां खड़ी है मेरे पास। वो हर बार हर चीज से पहले अपनी मां की तरफ देखता है। हर बार उसे कोई भी चीज चाहिए वो अपनी मां की तरफ देखता है। और फिर जिस दिन उसकी मां पटपट पटपट कर दे, उस दिन फिर जब उसकी मां उसका खींच खींच कर थपेड़ मार देगी, उस दिन उसकी वो पूरी धारणा खत्म हो जाती है। आपको नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि आपको नहीं बताया गया कि आपके एक थप्पड़ मारने का क्या असर होता है, किस बात पे थप्पड़ मारने का क्या असर हो, किस बात पे, इतना तक भी नहीं मालूम आप लोगों को। हमको यह भी नहीं मालूम है कि जब हम उस बच्चे को किसी के चरण छूने की बात कहते हैं और जब अगले ही पल उसी की बुराई भी कर रहे होते हैं, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये था भी कि नहीं नमस्ते करने लायक, धक्के धकरा दिए। क्योंकि उसको समझ में नहीं आता ना, वो आपकी बातों को ही नियम मान रहा है और आप अपने ही नियम रोज तोड़ रहे हैं, रोज तोड़ रहे हैं। अभी एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहना नहीं मानते है। प्रॉब्लम जी सबके घर में लगभग सुनते नहीं। पहली प्रॉब्लम सुनते नहीं और दूसरी प्रॉब्लम कहना नहीं मानते। सुनते नहीं वाली पे आ जाते हैं अपन लोग, भाई बच्चा सुनता नहीं हमारी। आप फोन पे लगे हुए हो और बच्चा अचानक से अपनी कोई ड्राइंग वगैरह दिखाने के लिए आ जाए, तो क्या करते हो आप? सबसे पहले क्या करते हैं? अमूमन क्या करती है मां? हैं? रुक जा बेटा। और पापा क्या करते हैं? अपनी मां ने दिखा ले एक बार। है? पापा कहते अपनी मां ने दिखा ले, मां कहते अपनी दादी ने दिखा ले जब फोन पे लग रही होगी तो, नहीं तो अपनी बहन को अपने भाई को दिखा ले। और जो ज्यादा पीछे पड़ा रहा है, उसको चाहिए आपसे अप्रूवल, उसको चाहिए आपकी अटेंशन, वो आपके पास ही चिपक रहा है। तो फिर आप उसकी तरफ ऐसे करके बोलते हो। मैं फोन पे बात कर लूं, बड़ी जरूरी बात, देखो बहुत जरूरी बात है, नहीं तो सारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी अगर ये बात नहीं खत्म करी तो। और फोन पे फिर फोन पे क्या चल रहा है? और सुना बेबे के बनाया आज, सब्जी क्या की बनाई, ये चल रहा हो तो और के चलेगा। ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, फिर एक टाइम आता है वो बच्चा अपना टेलीविजन की तरफ ऐसे गौर करके अपने कार्टून या अपना कुछ देखने लग रहा है या मोबाइल में देख रहा है और मम्मी किचन से आवाज लगा दे, आजा पिंटू रोटी खा ले बेटा, और वो फिर वहीं से बैठा बेटा आ रहा हूं, ऐसे बिल्कुल डिट्टो। कभी नोटिस किया आपने? उसका जो मना करने का तरीका है डिट्टो आपके जैसा होता है।
क्योंकि उसको वैसे ही पता है मना करने का तरीका। अब उसको थोड़ी ना मालूम है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी कितनी नहीं, लेकिन आपकी बातचीत उसको एहसास दिलाती है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मैं फोन पे, उस टाइम पे मैं सरकारी स्कूल में टीचर था, मैं सरकारी मास्टर था, मैंने नौकरी छोड़ दी 2012 में। तो मैं अपनी डीओ से बात कर रहा, मैं डीओसी का चार्ज भी मेरे पास ही था भारत स्काउट्स गाइड्स के, और तो 26 जनवरी मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्टेडियम में कैसे कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। हमारी डीओ थी संतोष राणा करनाल की। मैडम का फोन मेरे पास आया हुआ, मैं बात कर रहा, अचानक से मेरा बच्चा आ गया, बेटा पापा जी मेरी एक चीज मुझे जिंदगी में बहुत खूबसूरत है मेरे लिए, मैं बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन ये वाली पे बता रहा हूं, मैंने कभी अपने बच्चे को दूसरी बार पापा नहीं बोलने दिया लाइफ में, कभी भी। कुछ भी कर रहा हूं मैं, कितना ही जरूरी काम कर रहा हूं, पापा नहीं बोलने दिया दोबारा। तो मेरे पापा नहीं बोलने दिया, तो आज तक उसने मुझे दूसरी बार नाम नहीं लेने दिया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं 2 बार भी बुलाना होता है। उसको इतना पता है कि एक बार बोले तो एक बार से जवाब, उसी टाइम, मतलब चाहे जो मर्जी काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि जब उसे बचपन से वो चीजें दिखने को मिली, उसने बोला पापा जी, मैंने फोन काट दिया, हाँ जी बेटा ये मैंने बनाया ड्राइंग, अब वो ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, अरे ये वाला कलर ऐसा क्यों किया, ये वाला कलर ऐसा क्यों किया, ये करके, और मैंने उसको गुड गुड, अभी क्या करूं, आपकी मर्जी है कि भैया हमें नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारे पंगे लेने की वजह से मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मुझे देख लिया कि मैं ऐसे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे अलग से कुछ करना पड़ेगा। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस लेवल पर, क्योंकि मैंने फिर इसी चीज को प्रोफेशन बनाने का निर्णय लिया कि यार इस बात पे तो पेरेंट्स का ध्यान है ही नहीं, पेरेंट्स का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं है कि उनको बच्चों से बात कैसे करनी है, उनको किस मूवमेंट, किस तरीके से कैसे कैसे बात करनी है, पढ़ाना कब है, कितना है, कैसे है। अब मेरा पढ़ाने का तरीका एक ही है और सामने बैठे हैं 4 बच्चे, चारों का पढ़ने का तरीका अलग है। तो जिस बच्चे का मेरे तरीके के साथ मैच करेगा वो तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, बाकी के तीनों को मैं कह दूंगा इन्होंने पढ़ देनी है, मैं क्या करूं। जबकि असली प्रॉब्लम क्या है, मुझे उनका तरीका समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि असली बात यह है वो बच्चा अपने ऊपर निकम्मेपन का ठप्पा कभी नहीं लगवाना चाहेगा। वो बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि मुझे ये चीज समझ में ना आए। आप सोचोगे क्या, आप चाहोगे क्या? आप बताओ, अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखो। जब वो छोटा है, बड़ा होने के बाद आपने उसकी पूरी तरह से विश्वास को ध्वस्त कर दिया है। टीचर उसकी नहीं सुन रहा, माँ बाप उसकी नहीं सुन रहे, पड़ोस में कोई और नहीं सुन रहा, तो सिर्फ वो एक ग्रुप है जो 3-4 बालक हैं, वो नहीं पूछते उसके कितने नंबर है, उन्हीं में शामिल हो जाता है वो। फिर आप कहते हो पड़ोस ने बिगाड़ दिया, फिर आप क्या कहते हो कि उन बच्चों ने बिगाड़ दिया। वो बच्चे कैसे बिगड़े होंगे भाई? वो किसने बिगाड़े होंगे, वो किसने बिगाड़े होंगे? आगे से आगे जाओगे, यानी वो समाज के ही तो बच्चे हैं। आप कहोगे टीवी ने बिगाड़ा, टीवी आपने दिया। आप कहोगे पड़ोस ने बिगाड़ा, पड़ोस आपने दिया। आप कहोगे मोबाइल ने बिगाड़ा, मोबाइल आपने दिया। वो क्या लेके आया था अपने पास से? कुछ भी नहीं। उसको तो कोरा कागज आया था, आपने अपनी मान्यताएं और अपनी बातें उसके ऊपर थोपी। उसकी जो बच्चा गुलाम पैदा हुआ था, वो गुलाम अच्छा कहलाता है आज के टाइम पे? वही तो ना, जो गुलामी कर ले बढ़िया तरीके से वो बढ़िया गुड बॉय। जो बच्चा सवाल पूछ ले आंख में आंख डाल के वो बैड बॉय। यही तो है। क्यों जी?
और मैं क्या कहता हूं, हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चा सुपर है, सुपर। और हर बच्चे का समाज में अपना योगदान के लिए बना है वो समाज के अंदर। भाई जैसे इस घर के अंदर, इस कमरे में ही ले लो आप, लोहे की रोड भी है, प्लास्टिक का सामान भी है, कपड़ा भी इस्तेमाल हो रहा है, कालीन भी है, इधर गद्दा भी है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, ईंट भी है, कलर भी है, सब कुछ है। हमको हर चीज का इस्तेमाल पता है। घर में जितना सामान रखा है सारे सामानों का इस्तेमाल पता है। उस बच्चे का क्या इस्तेमाल करना है इसका नहीं पता। बस क्या कहेंगे, बेरा नहीं भाई, के करेगा, बड़ा होगा, पता नहीं यूं के करेगा। हम तो पैसे दे सकते थे, हम तो फीस दे सकते थे, हम तो स्कूल में एडमिशन करा सकते थे, हम तो इतना ही कर सकते थे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। डायलॉग बोलेंगे हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बच्चों को बोलेंगे जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं। और एक बार 24 घंटे में से बताओ तो सही कि उसके लिए क्या किया डेडिकेटेड होकर के, जब आपका अपना मतलब नहीं था घुसा हुआ उसके अंदर। आपको इसकी नौकरी की टेंशन किस लिए है? क्योंकि आपको अपने बुढ़ापे की टेंशन है कि बुढ़ापे में बीमार हो गया, अजय इसकी नौकरी बढ़िया नहीं मिली तो इलाज कैसे कराएगा। उसका बढ़िया पैकेज होगा तो बढ़िया अस्पताल में इलाज होगा, तो अपने फ्यूचर की टेंशन है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो उस नौकरी को करते हुए कितना दुखी है, कितना खुश है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जो सिलेबस ये पढ़ के अच्छा पैकेज मिलेगा इसलिए वो पैकेज पढ़ना पड़ रहा है, ये वाला सिलेबस पढ़ के, इसीलिए तो कर रहा है ना वो। ये बच्चा ना आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है। मैं बोल देता हूं आर्ट में के करेगा जी, खावेगा के कमावेगा, मतलब पैसा। और मुझे ये मालूम है कि यदि आपके बच्चे को समाज के अंदर इस तरह का माहौल मिले कि वो भूख ना हो सब कुछ हड़पने की, अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाओ कि तेरे को लूटना नहीं है, तेरे को जीना है, तेरे को कंपटीशन में सबसे आगे नहीं दौड़ना, तुझे सबके साथ मिलकर रहना है। जिस समाज में अपने साथ के बच्चों के साथ रहकर हमारा बच्चा खुश ही नहीं है, उस समाज का करेंगे क्या हम, बताओ? नहीं भाई, अल्टीमेटली तो मेरा ये मानना है, मां बाप चाहता तो खुशी है ना अपने बच्चे की। पैसा खुशी नहीं देता, नौकरी खुशी नहीं देती, सुविधाएं खुशी नहीं देती। खुश रहने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र सिर्फ, वो क्या कि कुदरत ने आपको जिस तरह के काम करने के लिए बनाया है, आप 24 घंटे उस काम में डूब जाओ, आप खुश हैं। फिर दुनिया से आपको करप्शन नहीं आएगा, फिर आपको किसी और से जेलसी नहीं होएगी, किसी और पे गुस्सा नहीं आएगा, आप अपने काम में मस्त हो। उससे 2 रोटी का इंतजाम इतना तो पक्का कर दो भाई, मेरा बच्चा भूखा ना मरे, इतना तो कर सकते हैं आप मिलके, क्यों जी? भाई टेंशन इस चीज की होती है। अब मैं गांव में बैठा हुआ था, हम बैठे थे ना भाई, फिर ये करेंगे तो कैसे होगा, ये करेंगे तो कैसे होगा। मैं कहा चलो एक काम कर लो, काम धंधा तो बाद की बात है, आप एक पूरा गांव मिलके एक फंड निकाल लेते हैं थोड़ा सा साइड में। वो फंड का काम क्या होगा कि जो बालक कुछ भी काम नहीं करते ना, जो कुछ नहीं करते, जिन्हें रोटी खानी वो रोटी यहाँ के खा लो, बस भूखा नहीं मरने देते पूरा समाज मिलकर। इतना तो कर ही सके आप। ये तो अपने समाज का कल्चर है कि हमारे दर से आया हुआ कोई भूखा नहीं गया आज तक। वो तो आजकल ही तो दरवाजे बंद होते हैं, पहले थोड़ी दरवाजे बंद होते थे। पहले तो कोई आए किसी टाइम आए, खाए पिए और कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, बल्कि अच्छा हम लोग खुशकिस्मत मानते थे कि हमारे दरवाजे पर आकर कोई खा कर गया। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों ने हर चीज के अंदर डर बिठाया। रेल में क्या कहा, कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है?
आपके घर में आने वाला कच्छाधारी हो सकता है, कच्छाधारी चोर है ना, चोटी वाले चोर। बैंक में रखो पैसे, आपके घर में चोरी हो सकती है। सब प्लांटेड गेम। और हमारे को समझ में नहीं आया। हमारे पूरे कल्चर को चेंज करने के कितने बड़े खेल चले, हमको समझ में नहीं आया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये सब चलते रहने दिया जाए या इसको बदलना पड़ेगा? बताइए। फिर से बोल देते हैं, ये सब चलते रहने दिया जाए या बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। बाहर से कोई आ रहेगा या हमको ही बदलना पड़ेगा? हम जब तक इस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो इतना पता है। इसीलिए मैंने अपना इंस्टीट्यूशन बंद किया, इसीलिए मैंने ये प्रण लिया कि मैं इस विद्या से कभी भी धन अर्जन नहीं करूंगा। काम तो चलाऊंगा, सेविंग नहीं करूंगा। तो मैं जीवन में कभी घर नहीं बनाऊंगा, मैं जीवन में कभी भी पैसा बैंक में नहीं रखूंगा। 8 साल से मैं बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करता, बैंक नहीं है मेरे पास, आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं देखता हूं कि मैं समाज के अंदर जाता हूं, बात करके देखता हूं, यदि समाज तैयार होता है तो क्या समाज भूखा मरने देगा मेरे को? मैं तो नहीं मरने दिया। गैस सिलेंडर भी नहीं मेरे नाम। जिस दिन गैस खत्म हुआ, सिलेंडर खत्म हुआ, अपना गाड़ी में गिर लूं, जिसके घर आऊं, भाई सिलेंडर है कि दे दे यार, लेके चल पड़ो। न्यू चल रहा 8 साल से, जब से करनाल छोड़ के गया था, नौकरी छोड़ के गया था, चल ही रहा। मुझे तो टेंशन नहीं हुई कभी, और बड़े आराम से चल रहा हूं, क्योंकि मैं भरोसा करता हूं अपने ऊपर भी और साथ वाले पर भी। आपको टेंशन किस चीज की है? आपको भरोसा नहीं है। आपको यह मालूम नहीं है कि आपने किसी के लिए इतना खुलकर किया ही नहीं कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाए कि मैं अगर नहीं रहा तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। और हमने इस चीज के लिए पूरा माहौल तैयार किया पिछले 10 साल से। इसीलिए लोगों के बीच जा रहा हूं कि स्टेक होल्डर जिसके बच्चे हैं ना, वही करेंगे, और कोई नहीं बदलने वाला इस माहौल को। और यह आंदोलन घर घर चलाना पड़ेगा कि हर बच्चे की शिक्षा का इंतजाम और उसके रोजगार का इंतजाम उसके वहीं से होगा। और मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हो, उस गांव में अगर यह इंतजाम करने में अभी टाइम लग रहा है, तो क्यों ना जहां आपका बच्चा पढ़ता है वहीं से शुरू कर ले? क्यों जी, क्या कहते हैं? बताइए एक बारी। होना चाहिए। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं, आप मुझे उस प्रस्ताव में कुछ गलत लगे तो बताइएगा। प्रस्ताव यह है कि हम सबसे पहले अपने गांव में इस विचार की एक अलग जगाएं कि बच्चों के लिए हम लोगों को खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है वो मैं आपको घर बैठे ही बता दूंगा, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रस्ताव यह है, स्कूल का माहौल तब तक नहीं बदलेगा जब तक 2 जो पहलू हैं वो पूरी तरह नहीं समझ लेते। पहला, टीचर्स, जितने भी टीचर स्कूल के हैं वो सारे के सारे, और दूसरे सारे मां बाप। क्यों जी? मान लो आज आप मां बाप को तो समझ में आ गया, दूसरे जो नहीं आ पाए उनका क्या? तो क्या हमको कोई ऐसा सेमिनार रख लेना चाहिए स्कूल के अंदर जिसमें हम सभी मां बाप को कंपलसरी बुला लें, मां भी और बाप भी, दोनों के दोनों? क्या बोलते हो? होना चाहिए। क्या आप अपने पड़ोस को ठीक किए बिना इसको आगे बढ़ा सकते हो? पड़ोस की सोच पे काम किए बिना आगे बढ़ा सकते हो? यानी कि आपको अपना पड़ोस भी शामिल करना पड़ेगा इसमें। कम से कम 3-4 घर इधर वाले और 3-4 घर इधर वाले तो शामिल करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनकी सोच भी अगर उसी एंगल पे काम करनी शुरू होगी तो बदलाव थोड़ा जल्दी आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी बात, हमारे बच्चे सोचते कैसे हैं,
समझते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, वो जिंदगी में क्या करने के लिए बने हैं, इस पूरे ज्ञान का, इस पूरी की पूरी रिसर्च का मेरे पास में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और मेरा ये मानना है, और पिछले 10 सालों में 12 सालों में जब मैं पब्लिक में जब से हूं, जिस भी मां बाप ने उस ट्रेनिंग को किया, जिस भी टीचर ने उसको किया, हर व्यक्ति ने ये कहा ये वाली ट्रेनिंग तो हर मां बाप को पास होनी चाहिए। आप में से उस ट्रेनिंग के लिए अपने घर पे ही अपनी जिंदगी के 20-30 घंटे लगाने को कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। जिस पर हाथ पूरा नहीं खड़ा होता वो बदलाव करेगा। बताओ भाई। आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पे ही रहना, कोई शुल्क नहीं देना उसके लिए, कोई शुल्क नहीं देना। जब आप उस ट्रेनिंग को करेंगे आपको यह मालूम होगा कि आपको मलिक साहब से मांगना क्या है। आपको यह पता होगा कि मेरे बच्चे के लिए तो यो इंतजाम करो। अब मलिक साहब बोले भाई मारा तो ब्योत नहीं इस इंतजाम का, तो फिर आप सारे पेरेंट मिलके कर लो। अपने पास स्कूल पड़ा, ग्राउंड पड़ा, सारा माहौल पड़ा, इसको बदल दे। 24 के 24 घंटे अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए तैयार करने का सेंटर क्यों नहीं बना देंगे हम इसको, इस जगह को? क्यों जी? इसको उस तरह का माहौल बना दे, क्रिएट कर देंगे। उसमें हमने जैसे बैठे बैठे हम नीचे बात कर रहे थे कि जब सारे पेरेंट आ चुके होंगे, हर पेरेंट की ड्यूटी लगेगी, हर पेरेंट की। मतलब कैसे? आपको मतलब 2-3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में एक दिन लगाना है, बस, ज्यादा नहीं। इतनी ड्यूटी निभानी है आपने, इतनी तो कर ही सकते हैं आप सारे। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पेरेंट मस्ट बी देयर, यह दूसरी चीज है। तीसरा, यह उस समाज की बात हो रही है जिस समाज का सपना हमारे शहीदों ने देखा था। जब भगत सिंह फांसी टूटने के लिए जा रहा था, जब वो बम डालने के लिए जा रहा था, तो उसको मालूम था कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, उसको मालूम था कि ट्रायल होएगा, उसको मालूम था कि फांसी टूटूंगा। लेकिन वो क्या कह रहा था कि मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं। ये मुझे मेरे दादा ने भी ये बात समझवाई, तो ये तो भगत सिंह वाली बात तो मेरा बहुत दिनों बाद समझ में आई। जब 6 महीने का था ना मेरा बेटा, 15 साल पहले, तो मैं गोदी में लेके उसको खेत में जा रहा था और मेरे दादाजी आम का कुछ एक पेड़ लगा रहे थे। मैं अपने दादा को बोला, मैं कहा दादा कितने दिन में आने लग जाएंगे इसके ऊपर आम? बोला कई बार 1-2 साल में भी आ जाए, कई बार टाइम भी लग जाता है। तो मैंने कहा फिर आप ज़्यादा तो नहीं खा पाओगे ये आम इसके? न बोला मैं ये अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं तेरे लिए लगा रहा, ये तो मैं अपने पोते के लिए ला रहा हूँ कि चाहिए ना 15 साल लाग जो, पर ना मेरा पोता जरूर खाएगा इसके आम। ये सोच हमारे पुरखों की थी कि हम जो कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अब उन लोगों ने तो अपनी जान दे दी, अब उस जान देने का उनको क्या सिला मिला? वैसा समाज बना पाए क्या हम लोग? नहीं। तो हमने फिर एक यात्रा शुरू करी। हमने कहा क्यों ना ऐसा हो, उन लोगों को याद करके इन बच्चों के लिए, जब हम समाज का निर्माण करने चली पड़े हैं, जब ऐसे समाज के लिए हमने यात्रा शुरू कर ही दी है जनता सरकार मोर्चा वालों ने, तो क्यों ना ऐसा हो कि ये जो व्यवस्था हमने बनाई है, शिक्षा व्यवस्था, इस व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हर घर से 2 चम्मच घी इकट्ठा करते हैं, एक शहीदों के बलिदान में उनको, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनके बलिदान के लिए, और दूसरा इस व्यवस्था के बदलने के लिए। और चलते हैं हुसैनी वाला, जहां भगत सिंह के नाम पर, वहां उनकी शहादत के ऊपर, वहां उनकी स्मृति स्थल के ऊपर एलपीजी गैस से जल रही है जोत। एलपीजी गैस से, मतलब हमको शर्म नहीं आती, हमारे पास इतना घी भी नहीं है 140 करोड़ लोगों के पास। इसीलिए हमने 2-2 चम्मच हर घर से लेने का निर्णय लिया। क्या
हमारे साथी यहाँ गोहाना के साथी हैं जो, अगर मान लीजिए आपके गांव में आते हैं, क्या आप लोग वो 2-2 चम्मच घी इकट्ठा करवाने में मदद कर सकते हो? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। बहुत अच्छी बात। मुझे नहीं लगता इसके बिना बात बनेगी। मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं, जैसे हम लोग आज ये पेरेंटिंग सेमिनार कर रहे हैं, तो मैं एक सपना देख रहा हूं। मैंने सोचा, क्योंकि लोग बात कैसे चलते हैं, ये इतने लोग कर रहे हैं, पागल है क्या? ये इतने लोग बोल रहे हैं, पागल है। वो ऐसा बोलते हैं, यार हम 4 लोग क्या बदलाव कर लेंगे? आप मान लो सोचने लगो, क्या बदलाव होएगा 4 लोग सोचेंगे तो? लेकिन हम कहेंगे इतनी दुनिया का सिस्टम बना रखा, ये कैसे बदलेगा? तो फिर पूरी दुनिया को ये एक बार सूचना दे देते हैं। तो हमने ये प्लान किया कि 24 दिसंबर 2023, इस साल के अंत में 24 दिसंबर को, दूसरा संडे पड़ता है, सेकंड लास्ट संडे पीछे से, दिल्ली में रामलीला मैदान में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पेरेंटिंग सेमिनार कर लिया जाए। यही सेमिनार जहां मां बाप की सोच को, समाज की सोच को केवल इसलिए तैयार किया जाए कि हमको समाज कैसा बनाना है, हमको अपना आसपास कैसा बनाना है, क्योंकि उससे सोच बदलेगी। जब हम लोग बात करते हैं ना कि एक पूरी सामूहिक सोच बदलने का काम, तो ये हमने निर्णय लिया है। तो मान लीजिए आज आप लोग इस मुहिम में शुरू होते हैं, तो स्टेप वाइज हम लोगों को एक एक चीज करनी पड़ेगी। स्कूल में क्या करना है, आज की क्या जरूरत है, कल की क्या जरूरत है, हमको स्कूल से क्या डिमांड करना है, और बहुत सारी चीजें इस बच्चों की थॉट प्रोसेस से मिलती जुलती और उनकी सोच पे काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मैटर है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी वो ट्रेनिंग है वो लगभग 30 घंटे की है। अब 30 घंटे तो मैं अभी भी बोल सकता हूं, बट आप लोग उसके लिए तैयार होकर नहीं आए। तो इसीलिए मैंने आज क्या काम किया है, मैंने आज केवल सीडिंग करी है, बीज डाला है आपके बीच में इस बात का। यदि आपने अनुकूल वातावरण दिया तो कल को ये ऐसा वृक्ष बनेगा कि हमारी अगली पीढ़ी इसकी छाया में बैठ करके इसके फल भी खाएगी। और यदि आपने इसको अनुकूल वातावरण नहीं दिया तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, इतना सोचकर मैं संतुष्ट हूं। मुझे अपने काम में पूरा आनंद आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना बदलता है कौन नहीं। मेरे व्यक्तिगत लेवल पर अपने बच्चे के लिए भी मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर लूंगा, लेकिन उससे आगे क्या? क्योंकि 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ऐसा समाज नहीं रहना। नशा बढ़ चुका होगा, मारकाट बढ़ चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, सब कर्जदार पूरी तरह हो चुके होंगे, ज़मीनें किसानों की नीलाम हो चुकी होगी, हमारे बच्चों के पास गुलामी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मैं तो ऐसा देख रहा हूँ। तो हम गुलाम होंगे अगले 20 साल में, तो मेरा बच्चा तो बच जाएगा 20-1 साल और, उसके बाद क्योंकि अपने पास बीज नहीं बचे हैं। पहले बता रहे हैं, हमारे पास खेत का बीज किसान के पास नहीं बचा है जी, सब बाजार से आता है। डंगरों का बीज भी नहीं बचा गांव के पास, सब बाजार से आता है। और आदमी का बीज भी 70% खत्म हो चुका है, सरकार बता रही है। IVF सेंटर इसीलिए छोटे से शहर गोहाना में भी खुल रहा होगा पक्का। मतलब ये जो बीज खत्म करने का जो गेम है, ये अभी लोगों को नहीं आएगा समझ, इसलिए। लेकिन हम तो अपने अगले बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़ी लेना। इसलिए अभी फिलहाल के लिए हम एक सेशन करेंगे कि मैं अभी 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। आप लोग अपना सवाल एक कागज पर लिखकर अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब होने चाहिए, आप अपने सवाल मुझसे पूछ लेंगे, जो भी सवाल आपके बच्चे से रिलेटेड है, और उसकी डिटेल समझने के लिए वो जो ट्रेनिंग मैंने आपको दी है। ट्रेनिंग करने के लिए एक ही तरीका है, आप सब लोग अभी क्योंकि ज्यादा संख्या में नहीं हो, इसीलिए आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। 100-200 लोगों को तो मैं जवाब दे सकता हूं दिन में। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, सारे के सारे पेरेंट्स, टीचर्स भी। टीचर्स के लिए इससे सुनहरी मौका नहीं हो सकता। 95 95 18 17 दे दो ना, 95 18 17 0000। आपने इस नंबर पर मुझे अपना नाम और आपका गांव कौन सा है ये भेजना है, और साथ में ये लिखकर भेजना है
पेरेंटिंग वाली ट्रेनिंग भेज दीजिए, बस इतना लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखना। 95 18 17 95 18 17 0000 देवेंद्र बल्हारा। आपने ट्रेनिंग मांग लेनी है मेरे से, मैं आपको अपने आप भेज दूंगा, उसका क्या करना है ये आपको मिल जाएगा। और प्रेजेंट के लिए अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मिशन है, जो शहीदों की चिताओं पर, उनके स्मृति स्थल पर जो घी की जोत ले जाने वाला है, उसकी डिटेल में जो हमारे हरियाणा के जो इस पूरे मिशन के इंचार्ज हैं इस टाइम पे,